अस्पताल के बिस्तर पर मेरी आंखें बंद थी। सिर में हल्का सा दर्द महसूस कर रही थी। नथुनों में हॉस्पिटल की गंध घुसी हुई थी। फिर भी मैं नर्सों के आने जाने और सुशांत, कुणाल और अन्य रिश्तेदारों की अस्पष्ट खुसुर-पुसुर स्पष्ट महसूस कर रही थी, मानो मीलों दूर से आवाजें आ रही हों। कैसी है जया? अपने माथे पर स्नेहिल ठंडा स्पर्श पाकर मैंने आंखें खोली तो सामने मेरी बचपन की सहेली चंदन बैठी हुई थी। मन किया उसके गले से लिपट जाऊं, पर उठ नहीं पाई क्योंकि ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। भरी आंखों से उसका चेहरा निहारती रह गई थी। तू तो इतनी बहादुर है, सारा जीवन कठिनाइयों से जूझती रही, उन्हें परास्त करती रही। ये तो मामूली सी तकलीफ है। तभी राउंड पर डॉक्टर आए। उन्होंने नर्स से कुछ पूछा, सुशांत और कुणाल से भी कुछ कहा। मीठे स्वर में मेरी तकलीफ पूछी तो मैं मुस्कुरा दी। कहीं दिमाग में जया की बातें घूम रही थी। तू तो इतनी बहादुर है। मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। पापा सचिवालय में क्लर्क थे। बमुश्किल उन्होंने हम चारों को पढ़ाया था। मुझ पर तो उन्हें खास नाज था। हमेशा कहते, जया तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। तुझे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि तू मेरी जिम्मेदारियां संभाल सके। माँ का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता। बीमार माँ की परिचर्चा और 3 छोटी बहनों की देखभाल करते करते कब मेरा बचपन दफन हो गया पता ही नहीं चला। शाम को जब छोटी बहनें खेलने जाती तो मैं भी बाहर जाने के लिए माँ से बाल सुलभ हट करती। माँ समझाती, तू खेलने चली जाएगी तो चीनी मुझे परेशान करेगी। तेरे पापा ऑफिस से लौट आए तब चली जाना। लेकिन थके हारे पापा को पानी पिलाते, चाय नाश्ता देते शाम का धुंधल का चारों ओर फैल चुका होता। पोस्ट ऑफिस का काम हो या बैंक का, केमिस्ट से दवाई लाने का या छोटी बहनों के फॉर्म भरने का, सब मैं ही करती। बचपन से ही अपने मन को मारती मारती मैं जैसे पत्थर हो गई थी। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई मेरा मन भी घर में ही रमने लगा। कभी काम नहीं होता तो भी बाहर जाने की जैसी इच्छा ही मर गई थी। मन में कोमल भावनाएं न जाने कहां से लुप्त हो गई थी। मैं मेधावी छात्रा थी। बीएससी में गणित लिया और प्रथम श्रेणी में पास हुई। मेरी इच्छा एमएससी करने की थी और लेक्चरर बनने की थी, पर उस समय पापा ने मुझे बीएड करने की सलाह दी। बीएड करते ही मुझे शिक्षिका की नौकरी मिल गई तो पापा बहुत खुश हुए कि अब मेरी बेटी मेरे दुख दूर करेगी। मुझे पापा की सोच पर हैरानी होती, जो बेटी के हाथ पीले करने की चिंता से मुक्त अपने ही कष्टों के बारे में सोचते रहते थे। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। मेरे लिए सुशांत के घर से रिश्ता आया और माँ पापा बेहद खुश थे। हमारी जया बहुत किस्मत वाली है, बिना ढूंढे ही रिश्ता आया है। सुशांत से रिश्ता तय करते समय पापा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो ज्यादा दहेज नहीं देंगे, लेकिन मेरी ससुराल पक्ष के लोग सभी यह सोचकर राजी हो गए कि बहू सरकारी स्कूल की शिक्षिका है, जिंदगी भर दहेज मिलता रहेगा। ससुराल में मेरी अच्छी खातिर हो रही थी। मुंह दिखाई की रस्म वाले दिन रिश्ते की एक सास ने मेरी सास से कहा, सुशांत की माँ, बहू तो शक्ल सूरत से साधारण है, दहेज भी नहीं लाई, फिर क्या देखकर तुमने सुशांत का रिश्ता किया? अरे चाची, आपकी बहू सरकारी स्कूल में टीचर है, जिंदगी भर दहेज लेती रहो, सुशांत ने कहा तो सब हंस दिए, पर मेरी आंखें डिबडबा गई। मन में फांस सी चुभ गई थी। कुछ ही दिनों में सारी आवभगत खत्म हो गई। सारा काम निपटाकर स्कूल के लिए निकलती तो सास की आवाज सुनाई देती, आज स्कूल से जल्दी आ जाना, याद है ना, शालिनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बस स्कूल याद रहता था और किसी काम से तो कोई मतलब नहीं। बुरा लगता था, पर मैं अनसुना कर देती थी। अगर कमा रही हूँ तो कौन सा अपने मायके पर खर्च करती हूँ, सब तो सुशांत को दे देती हूँ। सोचती हूँ सुशांत की जिम्मेदारियों में हाथ बटा सकूं, लेकिन
समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। हर किसी को कोई कैसे समझा सकता है। सुशांत भी समझाते, जाने दो, माँ की आदत है। तीनों ब्याह योग्य नंदों का ब्याह ना होने से कोप भजन मुझे ही होना पड़ता। चंदन से दिल का दुख दर्द बताती तो मन हल्का हो जाता। फिर वापस आकर वही व्यस्त दिनचर्या। एक बार सुशांत मेरे लिए साड़ी और फूलों की बेड़ी लेकर आए। मैं झटपट तैयार होकर बाहर निकली तो सास ने तीखे स्वर में सुशांत से कहा, जवान बहनों के सामने ऐसी सस्ती नौटंकी करने का क्या मतलब? लाना ही था तो उनके लिए भी साड़ियां ले आता। बस ऐसी ही 2-3 घटनाओं के बाद उन्होंने भी प्यार जताना छोड़ दिया। हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को तनख्वाह मिलती, उसे मैं सास को दे देती। उसमें से सास इतने ही रुपए मुझे देती जिससे स्कूल जाने के लिए महीने भर का रिक्शा का किराया पूरा हो पाता। साथ काम करने वाली शिक्षिकाएं अपनी तनख्वाह से कभी सुंदर सुंदर साड़ियां और सूट लेती और गहने खरीदती तो मेरा मन भी इन चीजों के लिए तरसता। सुशांत से कभी कहती तो हमेशा कहते, मेरी बहनों की शादियां हो जाने दो, फिर तुम जो चाहोगी ले लेना। कभी किसी ने नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, सपने हैं। मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गई। साल 6 महीने में कभी हम पिक्चर देखने जाते तो नंदे साथ रहती। कभी स्कूल में किसी चीज के लिए चंदा देना पड़ता तो सास की त्योड़ियां चढ़ जाती। समय के अंतराल के साथ तीनों नंदों का विवाह हो गया। नंदों के ब्याह की जिम्मेदारियों से मुक्त होते ही हमने परिवार बढ़ाने के विषय में सोचना शुरू किया। 6 साल बाद कुणाल का जन्म हुआ तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। नामकरण का फंक्शन धूमधाम से मनाने के लिए मैंने और सुशांत ने कर्ज ले लिया था। मेरे मायके से भी सभी रिश्तेदार जमा हुए थे। हमेशा की तरह लेन देन के मामले को लेकर खुसुर पुसुर होती। मेरे मायके वालों के जाते ही सुशांत मुझ पर बरस पड़े, तुम्हारे पापा को जरा भी समझ नहीं थी। इतने दिनों बाद हमारे घर बच्चा हुआ है और इतने सस्ते में टरका दिया। अपमान से जड़ हुई मैं कुणाल को छाती से चिपकाए थर-थर कांप रही थी। उसी रात को इनका रूप फिर से एकदम ही बदल गया। बड़े मीठे स्वर में इन्होंने कहा, सुनो, अम्मा कह रही हैं सिर्फ कपड़े देने के कारण तीनों बहन बहनोई के मुंह फूले हुए हैं। कल तुम अपने अकाउंट से रुपए निकाल लाना, तीनों के लिए कान के बूंदे लेने हैं। मैंने हाँ तो कह दिया, पर पूरी रात मेरी आंखें छलछलाती रही। शादी के बाद कई बार मन किया कोई छोटी सी चीज लेने का, पर अपने ऊपर कभी खर्च नहीं कर पाई। फिर अगले वर्ष स्वाति आ गई, खर्चे और भी बढ़ते गए। समय गुजरता ही गया, बच्चे जवान हो गए। अम्मा को कुणाल और स्वाति की शादी का बड़ा शौक था, पर दुर्भाग्यवश वो ये दिन देखने से पहले ही स्वर्गवासी हो गई। स्वाति की शादी हमने एक इंजीनियर से कर दी। खासा दहेज देना पड़ा, पर लायक दामाद पाकर हम निहाल थे। कुणाल पढ़ने में होशियार नहीं था, उसकी संगत भी बुरी थी। सबने सलाह दी उसकी शादी कर दो तो सही राह पर आ जाएगा। बचपन से ही कुणाल ने इस घर में मेरा अपमान होते देखा था, इसीलिए उसके स्वभाव में माँ का आदर जैसी कोई भावना नहीं थी। बहू के आने के बाद उसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। सुशांत से बार बार पैसे मांगने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं कभी समझाने की कोशिश भी करती तो पैर पटकता हुआ चला जाता। मुझे तो अपमान का घूंट पीने की आदत पड़ गई थी। चुपचाप पैसे दे देती। इधर कुछ दिनों से मुझे सिर दर्द, चक्कर आने की शिकायत रहने लगी थी। डॉक्टर ने उच्च रक्तचाप की बीमारी बताई। खान पान में परहेज और किसी किस्म का तनाव ना लेने की सलाह दी। लेकिन मेरे जीवन में तो तनाव ही तनाव था। मन में आया क्यों ना नौकरी से इस्तीफा दे दूं, स्वास्थ्य लाभ होगा। वैसे भी अब फर्ज तो सारे उतर ही गए थे, बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे। मैंने अपनी मन की बात कह दी, मैं नौकरी करते करते थक गई हूँ,
अब तो बहू तू जल्दी से मुझे एक पोता दे दे। मैं नौकरी से इस्तीफा देकर उसके साथ खेलूंगी। मुझे ऐसा लगा मेरी इस बात से सब खुश होंगे, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंतित रहते थे। पर सुशांत और कुणाल की आंखें विस्फारित हो गई। क्या मम्मी, तुम जॉब छोड़ दोगी? इतने आराम की नौकरी है तुम्हारी, इतनी अच्छी तनख्वाह है, फिर अभी तो तुम्हारे रिटायर होने में अभी 4 साल हैं। और फिर सुना है सरकार शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने जा रही है। आजकल तो लोग रिटायर होने के बाद भी कोई ना कोई काम करते रहते हैं, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कुणाल के स्वार्थी स्वभाव को देखकर दंग रह गई। इस उम्र तक माँ शरीर खींच खींच कर काम करे, रिटायर होने के बाद भी काम करने की सोचे, और जवान लड़का जिसे काम करना चाहिए माँ बाप के भरोसे ही बैठा रहे। आए दिन कुणाल अपने लिए कोई न कोई बिजनेस शुरू करने की योजनाएं बनाता। अंत में हमने उसे एक बिजली का सामान का दुकान खुलवा देने की सोची। मन को दिलासा दिया कि चलो एक ही तो बेटा है, खुद कमाना शुरू करेगा तो हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। मेरी छोटी बहन आरुषि अपनी बेटी और छोटे गुदगुदे बच्चे के साथ 2 दिनों के लिए हमारे घर पर आई। स्कूल से छुट्टी लेकर मैं पूरे समय उसके बच्चे के साथ खेलती रही। पूरा घर छोटे बच्चे की किलकारियों और अटखेलियों के साथ गूंज उठा। बच्चे के साथ खेलते खेलते मैं खुद भी छोटी बच्ची बन गई। विदा का दिन नजदीक पहुंचा तो मैं एटीएम से पैसे निकालकर बहन के लिए एक सिल्क की साड़ी और सोने की चेन, दामाद जी के लिए सूट का कपड़ा और बच्चे के लिए खिलौने और कपड़े ले आई। देखते ही कुणाल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सुशांत को भी अच्छा नहीं लगा होगा। ये तो मैं उनके हाव भाव और मुख मुद्रा देखकर पहचान गई थी। आरुषि के जाते ही कुणाल बरस पड़ा। माँ, तुम्हें पता भी है अभी दुकान के लिए कितने पैसे चाहिए? इन लोगों पर इस तरह पैसे लुटाने की क्या जरूरत थी? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? मेरी शिराएं झनझन कर रही थी। चेहरा और कनपटियां सब बुरी तरह गर्म हो गए थे। क्रोध के आवेश में थर-थर कांपती मैं चीखने लगी। मैं चाहती क्या हूँ? सुन, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मेरे जो जी में आएगा वही करूँगी। दिन रात एक करके मैं कमाती रहूं और खर्चों का हिसाब तुम लोगों को देती रहूं। जो जी में आएगा वही करूंगी। तू होता कौन है मुझसे हिसाब लेने वाला? मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। सीने में तीव्र पीड़ा का एहसास होने लगा। डाइनिंग टेबल पकड़कर खड़े होने की कोशिश की तो लड़खड़ा कर मैं फर्श पर ढह गई। होश आया तो मैं अस्पताल में थी। इन्हीं सोचों में डूबी हुई न जाने कब सो गई। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुशांत खिड़की का पर्दा खिसका रहे थे। मुझे जगा हुआ देखकर वो मेरे पास आकर बैठे। मेरी हथेली को अपने हाथों में दबाकर पूछा, जया, अब कैसा लग रहा है? मैंने धीरे से उन्हें आश्वस्त किया, चिंता ना करें, अब मैं ठीक हूँ। सुशांत की आंखें नम हो आई थी। बोले, जया, मुझे माफ कर दो। जब मैंने ही तुम्हारे मन की समझने की कोशिश नहीं की तो कुणाल को क्यों दोष दे? वो तो बच्चा है। तुम इस परिवार के लिए सारा जीवन अपनी इच्छाओं की आहुति देती रही और मैंने तुम्हारी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने तक की कोशिश नहीं की। मैं बीता हुआ समय तो लौटा नहीं सकता, पर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने जीवन का सांध्यकाल तुम अपनी इच्छा अनुसार ही जी सकोगी। मेरी आंखों की कोर से टप टप आंसू बह निकले, जो निश्चित रूप से मेरे सुखद भविष्य का संदेश दे रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।